नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं केशव राय आज भोपाल में हिंदी भवन, मैं यहाँ के जो मंत्री और संचालक हैं कैलाश चंद्र पंत जी, उनके साथ एक चर्चा कर रहे हैं हिंदी भवन का इतिहास और यहाँ की गतिविधियों के बारे में। आज हम उनसे विस्तार में जानना चाहेंगे। नमस्कार केशव जी। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका हिंदी भवन में। हिंदी भवन के बारे में हमने बहुत सुना है, बहुत पढ़ते आ रहे हैं और कई बच्चों से भी सुना है कि यहाँ पर आते हैं उनको अच्छा लगता है, और देश के कई साहित्यकार भी जब यहाँ आते हैं तो हिंदी भवन की गतिविधियाँ और इसका क्या इतिहास है? मुख्य रूप से हिंदी भवन बाद में बना मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, जो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की राज्य इकाई है, उसकी यहाँ स्थापना हुई। क्योंकि आज़ादी के बाद देश भर में गांधी जी ने हिंदी के कार्यक्रम को तेजी से चलाने की अपील की थी। उसके अंतर्गत जब भोपाल राजधानी बना तो यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल प्रथम मुख्यमंत्री थे। उन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को भूमि आवंटित की। उस भूमि पर लोगों के से धन संग्रह करके कुछ सहायता सरकारी भी मिली। हिंदी भवन का एक हिस्सा खड़ा किया गया सन 64 में। उसके बाद सन 88 में मैंने इसका दायित्व संभाला। नवंबर 88 में हमने क्योंकि ज़मीन काफ़ी थी और हिस्सा थोड़ा ही बना था, धीरे धीरे जन सहयोग जुटाकर धीरे धीरे इसका विकास किया। इसमें हमें जनता का भी सहयोग मिला और सरकार का भी सहयोग मिला। जिस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की थी, क्या वो उद्देश्य कहाँ तक सफल हुआ है? मैं इसकी स्थापना का उद्देश्य तो यही था कि किसी तरह से भी हिंदी से संबंधित विभिन्न आयोजन तो किए ही जाएं, लेकिन मुख्य लक्ष्य यहाँ पर ये रखा गया कि हमें हिंदी में ज्ञान विधाओं पर, ज्ञान परंपरा को लेकर ज़्यादा हिंदी में पुस्तकें मौलिक लिखी जानी चाहिए। चिंतन उस पर मौलिक होना चाहिए। और उस दृष्टि से यहाँ पर हमने कार्यक्रम शुरू किए। हिंदी भवन के द्वारा 3 बड़े आयोजन किए जाते हैं। पावस व्याख्यान माला, जिसमें साहित्यिक विषयों पर आज की धारा को लेते हुए विमर्श 3 दिन किया जाता है। देश भर के विद्वान उसमें आते हैं। एक है शरद व्याख्यान माला, इसमें हम ज्ञान विषयों पर केंद्रित, अर्थशास्त्र हो, राजनीति हो, दर्शन है, इतिहास है, इन पर विमर्श करते हैं और विद्वानों के भाषण होते हैं। तीसरी भाषण माला बसंत व्याख्यान माला, जिसमें सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा होती है, और वो भी मूल उद्देश्य ये है कि उन विषयों को हिंदी में प्रस्तुत किया जाए। ये केवल व्याख्यान माला ही नहीं होती, इन व्याख्यान मालाओं में व्यक्त विचारों को निकाला जाता है, जिसका नाम है संवाद और हस्तक्षेप, पुस्तकाकार निकाला जाता है। मंथन, जिसमें शरद और पावस बसंत व्याख्यान माला के भाषणों का संग्रह है। इस तरह हम उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि हिंदी में मौलिक रूप से विचार किया जाना चाहिए, हिंदी में मौलिक रूप से लिखा जाना चाहिए। तो पूरे वर्ष भर ये साहित्यिक गतिविधियाँ निरंतर चलती हैं? निरंतर चलती हैं। वैसे मासिक गोष्ठियाँ, मुख्य 3 आयोजन मैंने बताया आपको। लेकिन इसके अलावा अहिंदी भाषियों, हमारे देश में हिंदी के सामने एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि अहिंदी भाषियों में हिंदी को कैसे लोकप्रिय किया जाए। हमने यहाँ पर अहिंदी भाषी लोगों को, जो हिंदी में रुचि लेते हैं, काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके लिए अलग सम्मान की व्यवस्था की है, जो 2 अक्टूबर को राज्यपाल के द्वारा उनको दिया जाता है। क्या? तो ये एक परस्पर। ये कब शुरू हुआ सर? ये इसको शुरू किया करीब 35 साल हुए। अच्छा। और निरंतर चलता है ये सर अक्षर पत्रिका है, साहित्य की मासिक की, इसके आप प्रधान संपादक भी हैं।
तो जो अक्षर पत्रिका में किस तरह के लेख आते हैं, किस तरह के लेखकों को यहाँ पर जगह मिलती है? ये अक्षरा मुक्त मंच है पहली बात जी साहित्यिक आलेख भी इसमें मिलेंगे जी और जैसा मैंने अभी बताया कि हम मौलिक चिंतन ज्ञान विषयों पर, जी चाहे राजनीति हो, अर्थनीति हो या दर्शन हो या इतिहास हो, उससे संबंधित विद्वानों से लेख आमंत्रित करते हैं, वो इसमें प्रकाशित करते हैं। जी इसके अलावा जी। जो नई प्रतिभाएं उभर रही हैं जी उनको भी लेते हैं। साहित्यिक कहानी कविताएं भी इसमें होती हैं, जी दार्शनिक चिंतन भी इसमें होता है, जी बच्चों के लिए भी इसमें कुछ सामग्री है और शोध कार्यों को जी अब बहुत पिछले वर्ष यूजीसी ने इस पत्रिका को शोध पत्र प्रकाशित करने के लिए अधिकृत कर दिया है। क्या बात। ये मान्यता मिलने के बाद शोध पत्र भी आते हैं, उनको देखकर संपादित कर उन्हें भी छापते हैं। यहाँ तो आप हिंदी भवन में साहित्य की सेवा कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका साहित्य भी अगर देखा जाए तो बहुत ही पाठक पढ़ते हैं, उसको सराहते भी हैं। जैसे कि आपका कौन किसका आदमी, धुंध के आर पार, शब्द का विचार पक्ष, शैलेश मटियानी की सृजन यात्रा संपादन, संस्कार, संस्कृति और समाज, संकल्प की प्रतीक्षा में, सांस्कृतिक धारा के हिंदी रचनाकार, साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर 800 से अधिक आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित, फिर आपके व्याख्यान का भी है। इस प्रकार से आपकी जो गतिविधियाँ हैं निरंतर चलती आ रही हैं और आपका लिखा साहित्य भी पाठकों को साहित्य आज तक पढ़ रहे हैं वो, और उन्हें एक अलग से ऊर्जा भी मिलती है, जैसा कि हमें मालूम हुआ है। तो आपकी जो सबसे श्रेष्ठ जो कृति है किसको मानते हैं? शब्द का विचार पक्ष एक, और संस्कृति, समाज जी और साहित्य, ये दो कृतियाँ मेरी हैं जिनको आप कह सकते, मैं मेरी दृष्टि में जी। वो मूल्यवान है। वो समाज और देश को उसका असर लगता है आपको कि समाज पर उसका? समाज में उसका काफ़ी, वो हिंदी भवन ने नहीं पब्लिश की, जी जी प्रकाशकों ने पब्लिश, ये मेरी व्यक्तिगत वो तो इसलिए आपकी साहित्यिक यात्रा का काम मेरी है। साहित्यिक गतिविधियाँ हैं। जी तो इसके लिए समय जी। जब मिलता है तब लिखता हूँ, जी। और अक्षरा के लिए जो संपादकीय है लिखना ही पड़ता है हर महीने, जी तो वो अनिवार्य है। जी इसके संपादकियों का भी एक प्रकाशन निकल चुका है। विदेशों में विश्व हिंदी सम्मेलनों में भी आप विदेशों में गए हैं, भागीदारी होती आपके रही। व्याख्यान हुए वहाँ पर? मैं वेस्ट इंडीज़ गया, जी ट्रिनिडाद टोबैगो, जी मैं लंदन गया, जी सूरीनाम गया, सारे कार्यक्रम हिंदी को लेकर ही गए रहा। जी सूरीनाम में तो एक सत्र का मैंने अध्यक्षता भी की। जी जोहान्सबर्ग में मुझे विश्व हिंदी सम्मान देकर गौरव प्रदान किया गया हिंदी जगत द्वारा, जी। भारत सरकार द्वारा। जी तो इसलिए भोपाल में स्वाभाविक रूप से मैं था, यहाँ तक कि नागपुर का जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ 1975 था में। 1975 में, जी। मैं उसमें भी उपस्थित। अरे क्या बात है, वाह बहुत अच्छी बात तो है। हिंदी से मेरा जुड़ाव बहुत पुराना है। बहुत पुराना। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से भी मेरा जुड़ाव बहुत पुराना है। पद संभाला बाद में, जी लेकिन जुड़ाव मेरा बहुत पुराना है। मैं वर्धा समिति का भी सहायक मंत्री भी रहा क्या और कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहा। आप निरंतर जस्टिस जब ये थे अध्यक्ष धर्माधिकारी, जी चंद्रशेखर धर्माधिकारी, जी तब उनके समय में मैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रहा। सर, आप 75 से जैसे विश्व हिंदी सम्मेलन पहला, जब से निरंतर हिंदी की सेवा कर रहे हैं, क्या लग रहा है हिंदी समृद्ध हो रही है? और जैसे कि संपर्क भाषा है, सब कुछ है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं अपने भारत में ही अंदरूनी हिंदी के प्रति, वो भाषा के प्रति जो एक प्रेम होना चाहिए ना, जो विदेशों में होता है राष्ट्रभाषा के नाम, क्योंकि एक राष्ट्रभाषा हिंदी है जो सबसे बोली और समझी जाती है। क्यों ना हमारे भारतीयों में ऐसा लगता है कि हमारी भी एक राष्ट्रभाषा हो जो विश्व में। केशव जी, आपका ये प्रश्न जी बड़ा सनातन है। जी
जिस दिन से हिंदी की चर्चा शुरू हुई या देश आज़ाद हुआ, जी तब से निरंतर इस पर बात हो रही है। जी दो पक्ष हैं। आप हिंदी को राजभाषा नहीं बना पाए पूरी तरह, जी सच है, लेकिन संविधान में आपने मान्यता दी। जी ये कमजोरी किसकी है जी पूरी न करना? ये उस मानसिकता की कमजोरी है जो अंग्रेजों की गुलाम मानसिकता हमारे दिमागों में घुस गई है। जी उससे मुक्त होने में हमें बहुत समय लग रहा है। जी आप देख रहे होंगे कि अभी पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अस्मिता के प्रति गहरा लगाव आपको उभरता हुआ दिख रहा है। लोग समझने लगे कि भारत यानी भारतीय होना गर्व का विषय है। हमारा ज्ञान परंपरा पर भी लोगों का विश्वास बढ़ने लगा है। यहाँ तक कि हमारे पुराने इतिहास को भी बड़े गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया और हमें पढ़ाया गया। आज उसको बदलने की चर्चा जोरों पर होने लगी है। ये सब क्यों है? हम उस गुलाम मानसिकता के बाहर आने में हमें बहुत समय लग गया, इसलिए भाषा का प्रश्न भी आधा अधूरा रह गया। आप ये क्या दुखद बात नहीं है कि हिंदी पर कुछ वर्ष पहले तक, आज से 20 साल पहले, आरोप लगाया जाता था कि ये हिंदी का साम्राज्यवाद है। और ये कौन लगा रहे थे? जो अंग्रेजी के साम्राज्यवाद को कायम रखना चाहते थे। यानी ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आज़ाद देश के नागरिक, चाहे वो किसी भाषा के हों, तो हम राष्ट्र के रूप में एक हैं या नहीं? अगर एक हैं तो संवाद होना चाहिए, उस संवाद की एक भाषा होनी चाहिए। वो संवाद बढ़ता जा रहा है, अब इसमें कोई दो राय नहीं। लोग कितना ही निराश हों, मैं पूरा आशावान हूँ कि हिंदी का भविष्य उज्ज्वल इसलिए है कि न केवल भारत में, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में हजारों विद्यार्थी अहिंदी भाषी पढ़ रहे हैं कि नहीं हिंदी, तो हिंदी सीख रहे हैं। राष्ट्रभाषा प्रचार सभा महाराष्ट्र या राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, इनकी परीक्षाओं में अहिंदी भाषी तो बैठ रहे हैं कि यह हिंदी के सीखने के प्रति ललक है। ये सीख कर आखिर जाएंगे कहाँ? इसी देश में रहेंगे ना। और हिंदी के साथ आप अपनी परंपराओं से जुड़ते हैं, आप अपने राष्ट्रबोध से जुड़ते हैं, इसलिए हिंदी का भविष्य तो उज्जवल है। और मैं एक परिवर्तन देख रहा हूँ। फिर सबसे बड़ी बात हुई है, विश्व हिंदी सम्मेलन कोई तमाशा नहीं था। इंदिरा गांधी के समय इसकी कल्पना साकार हुई थी पहली बार। जी उस समय उनके भी दिमाग में शायद नहीं होगा, आयोजकों के भी दिमाग में नहीं होगा कि विश्व हिंदी सम्मेलन कितनी बड़ी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निभा सकते हैं। ये बात धीरे धीरे पता चलती है। फिर 2004 में मनमोहन सिंह जी ने 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस घोषित किया। नहीं, आप देखिए, नहीं, विदेश नीति की बात कर रहा हूँ इस समय। जी अच्छा। कि आप हमारे जब प्रधानमंत्री गए नरेंद्र मोदी जी विदेशों में, और ये इनका तो कोई पुराना विदेश से संबंध रहा नहीं, जी अचानक भारतीयों में एक नई जागृति आई और कैसा स्वागत हुआ। क्या? ये स्वागत क्यों हुआ? विश्व हिंदी सम्मेलन के माध्यम से जो भारतीय एक मंच पर आए। क्या बात बोली आपने, किसी ने नहीं बोली आज तक। उन भारतीयों के मन में भारत के प्रति एक भाव जगा। केवल भाषा का भाव नहीं था, क्या बात, भारतीयता का भाव था। और उन्होंने भारत के हितों की चिंता करनी शुरू करी विदेशों में। ओ ये असर हुआ। आप इस परिवर्तन को देखिए। बहुत अच्छी बात बोली। लोग दुर्लक्ष्य करते हैं इसकी तरफ, ध्यान ही नहीं देते कि क्या बड़ी, ये एक बृहत्तर भारत का निर्माण हुआ है। तमाम जिन द्वीपों में हमारे भारतवंशी गए, बसे, बहुत अच्छी बात। वे सब लोग आज भारत के से अपनी आत्मीय रिश्ता जोड़ रहे हैं। ये बात अभी तक किसी ने नहीं कही, जो बात आज आपने कही। ये इस बात को हमें समझना होगा। तो हम एक बृहत्तर भारत का चित्र बन रहा है। तो हिंदी, और जब ये बने पूरा हो जाएगा तो
यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा हो आधे जाएगी। हो जाएगी हो- कि क्या देर सुषमा लगी। स्वराज जी तो कहकर भी आई और हैं। जब विश्व की आधिकारिक भाषा होगी जी। तो भारतीय और भारत में भी जो भाव जग रहा है, राष्ट्र भाव, जी, वो स्वाभाविक है कि हिंदी राष्ट्रभाषा भी बन जाएगी। धन्यवाद सर। तो आपने देखा, और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम देश में कहीं भी महानगरों में या छोटे शहर में भी जाते हैं जब, तो हम जब देखते हैं चारों ओर जो बोर्ड होते हैं वो रोमन में होते हैं। बड़ा दुख होता है इस बात को देखकर। लेकिन हिंदी भवन यहाँ पर इतने बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा है, तो आम दर्शक युवा, अगर हमने जैसे हमारी कार में किसी से पूछा कि यार हिंदी भवन कहाँ है, तुरंत लड़कों ने बताया तीनों हिंदी भवन में। बहुत ही हमको गर्व हुआ इस बात का। और इसी प्रकार से ये जो देवनागरी में बोर्डों में जगह जगह पर होना चाहिए, रोमन में नहीं होना चाहिए। तो ये सर, इसके लिए भी आपको धन्यवाद कि जिस तरह से देवनागरी में हिंदी भवन लिखा है वो हमको बहुत ही गौरव महसूस कराता है। और ये पूरा भवन जो है, आपको ये बात बताना भूल गया, ये जो विकास है हिंदी भवन का, ये शुद्ध रूप से जन सहयोग से हुआ है। जबकि लोगों की शिकायत रहती है हिंदी के लिए कौन पैसा देता है। क्या धन्यवाद सर। ये मैं अलग से बता रहा हूँ। धन्यवाद।